यस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बोलती इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, और इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक हमको जाना रहता है, राइट। अब बच्चों, डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए अत्यंत ज्यादा जरूरी होता रहता है कि हम वेक्टर समझे, और वेक्टर में भी हम वेक्टर के कंपोनेंट बनाना समझ जाए, कंपोनेंट्स। ठीक है। और वेक्टर के कंपोनेंट्स आने के लिए बच्चों हमको दो प्रकार का मैथमेटिक्स आना चाहिए, हमको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं, या फिर हमको बेसिक सी कोऑर्डिनेट एक्सिस की समझ होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बच्चों मान लो कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। एक दिन एक बच्चा शाम अपने घर से 45 डिग्री के एंगल पर 10 किलोमीटर चलते चले गया, बाइक भगाते चले चले गया। ठीक है। उसको सडनली रियलाइज हुआ कि अभी सनसेट होने वाला है, दूसरे पहाड़ पे जाते उधर से बहुत भारी दिखेगा। तो वो हॉरिजॉन्टल दिशा में और 10 किलोमीटर चले गया। मजा आ रहा था उसको, चले गया वो। लेकिन हमें निकालना है कि वो बालक अपने घर से कितना डिस्प्लेस हो चुका है। जो उसका होम था, होम होम स्वीट होम ओरिजिन, वहां से वो बालक अभी जिस फाइनल पोजीशन पर है। तो हमें निकालना है एच एफ वेक्टर कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल वो जहां पर था वहां से फाइनली वो कितना दूर है। सर्वात अगोदर तो जिथे होता तिथून तो आता सर्वात लांब किती आहे, अपने को ये ब्लू वाला निकालना है। और बच्चों, ब्लू वाला निकालने के लिए अपने को वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं। भैया कंपोनेंट तोड़ना मतलब क्या? तो थोड़ी सी रफ प्रैक्टिस ले रहा हूँ बस कंपोनेंट तोड़ने की, एक छोटा सा डब्बा लिख रहा हूँ कंपोनेंट तोड़ने का। बच्चों, अगर आपके पास में कोई वेक्टर दिया गया है, और एक्स एक्सिस के साथ अथवा वाई एक्सिस के साथ, किसी भी दोनों में से एक एक्सिस के साथ में अगर आपको थीटा एंगल दिया जाता है, अगर थीटा एंगल चिपके वाला एंगल दिया जाता है और वेक्टर की कुछ वैल्यू वी दी है, जैसे 10 किलोमीटर दी है, कोई भी वैल्यू दी है, ए वैल्यू एन वैल्यू दी है, तो ये जो थीटा एंगल चिपकाया जाता है, तो ये वैल्यू जिस एक्सिस को, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस को, जिस एक्सिस को थीटा एंगल चिपके वाला रहता है, उस एक्सिस के साथ उसकी वैल्यू कॉस थीटा हो जाती है, वी कॉस थीटा। भैया कॉस थीटा क्या रहता है बेटा, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगेगा। ऐसे समझ लो, जीवन में दो चीजें होती है, साइन थीटा और कॉस थीटा। भैया ये साइन थीटा क्या होता है, हमने तो कभी सुना भी नहीं, हमको मालूम भी नहीं। तो बेटा बस एक छोटी ट्रिक में साइन थीटा निपटा दे रहा हूँ और कॉस थीटा भी निपटा दे रहा हूँ। साइन थीटा के लिए बच्चों आपने ध्यान रखना 0 डिग्री का एंगल, बच्चों आपने ध्यान रखना 30 डिग्री का एंगल, आपने ध्यान रखना 45 डिग्री का एंगल, आपने ध्यान रखना 60 डिग्री का एंगल, और बच्चों आपने ध्यान रखना 90 डिग्री का एंगल। ट्रिक चालू होने वाली है, सब बच्चे ध्यान से सुनना। साइन थीटा कोई तो भी चीज होती है बेटा, साइन थीटा मतलब एक एंगल का साइन रेश होता है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। भैया हम उसका करते क्या है, उसका क्या फायदा होता है, उसका जीवन में क्या फायदा होता है बेटा? मान लो कि तुम मुंबई में अपने कोचिंग क्लास पर जा रहे हो, कोचिंग क्लास में थे तुम श्री चैतन्य में, 2 साल तुम पे तो बहुत टॉर्चर किया गया है, और अब तुम जेई मेंस के पहले अपने माँ बाप से फेस नहीं करना चाहते। तो तुम 4th फ्लोर पे खड़े होके सोच रहे हो कि क्या तुम्हें जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उतने में तुम्हारी नजर बिल्डिंग से नीचे एक पानी पूरी के गाड़ी पर गई, और तुमने, इतना मैथ्स तुम्हें आता था, तुमने हिसाब लगाया 5 मिनट उस पानी पूरी के गाड़ी को देख के कि साला 20 रुपए प्लेट बिकता है, आणि इसके 5 मिनट में 10 कस्टमर हो गए, म्हणजे 200 रुपए इसने कमा लिए पीक आवर्स में, मैक्सिमम वर्क टाइम में। और ये दिन के 8 घंटा काम करता है सिर्फ, सॉफ्टवेयर वाले से भी कम। आणि अगर ये बंदा समझो आधे घंटे में 200 रुपए कमा रहा है, 1 घंटे में 400 रुपए कमा रहा है, 8 घंटे में 1600 रुपए कमा रहा है, दिन में 1600 रुपए कमा के महीने में गुने ले, अगर अपन 30 दिन भी कर ले, तो ये महीने भैया जो है 50,000 रुपए महीना तो ऐसे ही कमा रहा है, सिर्फ पानी पूरी का गाड़ा डाल के। तो तुमने अपना कदम पीछे ले लिया और तुमने निर्णय लिया कि तुम आत्महत्या नहीं करोगे बेटा, जेई के प्रेशर में तुम पानी पूरी का भी गाड़ा डाल के जीवन बिता सकते हो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मायने बेटा, क्योंकि तुमने, अगर तुम्हारी नजर एक सर्टेन एंगल पर नहीं जाती बेटा, तुम सामने देख रहे थे दुनिया को, क्या ही फायदा है दुनिया का, और तुम नीचे ही देख रहे थे बेटा कि अभी कि गिरूंगा तो कितने जोर से गिरूंगा। लेकिन बेटा थोड़ी सी तुम्हारी नजर टेढ़ी हो गई, उस दिन तुमको एंगल ने बचा लिया। अगर जरा सा तुम टेढ़ा नहीं देखते आंखों के सामने से, या जरा सा तुम टेढ़ा नहीं देखते आंखों के नीचे से, तो तुम बच पाते क्या बेटा? नहीं। तो एंगल का बड़ा महत्व है बेटा बचने में। ठीक है। तो वैसे ही हमको साइन थीटा की भी जरूरत पड़ती है। साइन जो है एंगल्स का कुछ तो भी रहता है कॉम्बिनेशन, कुछ तो रेशो कुछ तो रहता है। ऐसे समझ लो जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं मालूम कि साइन रहता क्या है, वो ऐसा मान लो। अब बच्चों, हमको वैल्यू ध्यान रखनी रहती है। और भैया हमारे सिलेबस में इतने एंगल आते हैं, हाँ बेटा 0, 30, 45, 60 और 90 आपके सिलेबस में काफी दूर दूर तक 99.9% यही वैल्यूज आते हैं। तो भैया हमने इनकी वैल्यूज कैसे ध्यान रखना? बेटा आपको 0, 1, 2, 3, 4 तो आते ही, चौल नंबर, तो आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना। और बेटा आपने लास्ट नंबर कौन सा लिखा? 4, सबको सबको उससे डिवाइड कर देना बेटा, डिवाइड बाय 4।
डिवाइड बाय 4 करके क्या होगा, साइन की वैल्यू आ गए? नहीं बेटा, साइन की वैल्यू तब तक नहीं आते जब तक अपन सब पे स्क्वायर रूट ना लगा दे। अपन नेट स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, सब पे स्क्वायर रूट लगा दो। 0/4 मतलब 0√0 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। 2/4 हो गया, कट कट होके 1/2, उसका स्क्वायर रूट लिया 1 तो बाहर निकल जाएगा, अपन √2। √3/4 बेटा, √3 बच जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा 2, और 4/4 1 होता है बेटा, बाहर निकल के रूट से 1। तो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई हाफ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई हाफ, 1/√2 सॉरी, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। भैया ये तो साइन की वैल्यू हो गई, लेकिन आप थोड़ी देर पहले कुछ तो कॉस कॉस भी बोल रहे थे भैया, वो कॉस का कैसे करना? बेटा तुमने साइन का जो लिखा ना, उसको पलटी मार के उल्टा लिख दो। साइन के टेबल में सबसे लास्ट में तुम बच्चों ने 1 लिखा ना, कॉस के टेबल में सबसे पहले 1 लिखो। साइन के टेबल में तुमने लास्ट में सेकंड लास्ट √3/2 लिखा, कॉस के टेबल में वो फर्स्ट सेकंड लिख दो, सेकंड। साइन के टेबल में बीचों बीच 1/√2 था, कॉस के टेबल में बीच में 1/√2। साइन के टेबल में सेकंड रैंक पे तुमने 1/2 लिखा था, कॉस के टेबल में वो लास्ट सेकंड जाएगा। साइन के टेबल में खुशी में तुमने सबसे पहले 0 लिखा था, कॉस के टेबल में 0 सबसे पीछे जाएगा। बेटा साइन और कॉस के इतने वैल्यू आने चाहिए तुम बच्चों को, भाषण समझ आए बच्चों? इतने वैल्यू तुमको आने चाहिए बच्चों। ठीक है, साइन और कॉस की ट्रिक के साथ में मैंने बता दिया, एकदम पास में रिपीट। अब बच्चों में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम जीवन में किसी टेढ़ी चीज को होते हुए देखो तो टेढ़ा नहीं सोचना बेटा। ठीक है, टेढ़ा का हमेशा तुम्हारे साथ जीवन में एंगल दिया होगा, एक तो वाई एक्सिस के साथ दिया होगा या एक्स एक्सिस के साथ दिया होगा। दोनों एक्सिस में से जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा, उस वैल्यू का, सर्टन वैल्यू का, जैसे कि अभी शाम जो है अपने घर से टेढ़ा कितना दूर गया था, 10 किलोमीटर दूर गया था, तो 10 किलोमीटर का उस वैल्यू का कॉस थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर देना, उस एक्सिस पे चिपका देना। भैया हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम समर के लेक्चर देखो। और अभी देखो जिनको थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है, भैया आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो, अभी देखो तुम्हारा स्पष्टता से समझ आ जाएगा तुमको। देखो ये 10 किलोमीटर भाई साहब टेढ़े गए, 10 किलोमीटर कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री का एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कि वाई एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो तुम बेटा एक्स एक्सिस पे अगर इसकी सावली पढ़ दो ना, सावली, इसकी छाया गिरा दो, अगर छाया, वैसी तो ये टेढ़ी दंडी है, लेकिन इसकी छाया तो ऐसी ही गिरेगी ना नीचे, समझ आ रहा है कि इसकी शैडो तो ऐसी ही गिरेगी ना। तो अगर तुम एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो गिराते हो तो वो हो जाएगा 10 cos 45। जिस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को अगर एंगल 45 चिपके वाला है तो उसका कॉस 45 होता है, 10 cos 45। कॉस 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 थी, 10 × 1/√2, 10/√2, बच्चों सबको रैशनलाइजेशन आता ही है, तो √2/√2 कर दिया, 10√2/2। और बच्चों 2 और 10 कटता है, 5√2 हो गया। तो बेटा जब हम, और बच्चों आई एम श्योर कि आप सब बच्चे ये भी समझ सकते हो, जैसे संकल्प बताया भैया ने बताया, जैसे आपको जस्ट अभी संकल्प भैया ने बताया कि जिस एक्सिस के साथ एंगल रहता है थीटा, उस एक्सिस पे वी कॉस थीटा वैल्यू लिखी जाती है, और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं रहता थीटा, उस एक्सिस पे वी साइन थीटा वैल्यू लिखी जाती है बेटा, वी साइन थीटा। तो अभी जो हमारा शाम था, जब ये घर से दूर गया, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया। तो कौन से एक्सिस के साथ इसका एंगल प्रश्न में दिया हुआ नहीं है? वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस पे अगर हम इधर से टॉर्च लगाए बेटा, इधर से टॉर्च, और टॉर्च लगाने के बाद ऐसी टेढ़ी दंडी की सावली हम भिंत के ऊपर देखे, ये भिंत थी और ये दंडी रखी हुई थी। इस भिंत की सावली जब भिंत, इस भिंत की इस दंडी की जब भिंत के ऊपर सावली पड़ेगी, तो सावली ऐसी पड़ेगी ना बेटा, बात समझ आ रही है क्या तुमको? सावली पड़ेगी ना, तो हम उसकी सावली निकल रहे हैं, वाई एक्सिस पे सावली कितनी है, सावली। ठीक है, तो वो सावली हो जाएगी 10 sin थीटा, 10 sin 45। बेटा साइन 45 की वैल्यू कितनी रहती है? आपको टेबल में ट्रिक सिखाई गई थी, 1/√2 रहती है। ये तो वही कैलकुलेशन हो गया, मुझे 5/√2 आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया बच्चों, जस्ट अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर डाला, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। मैं वापस से क्वेश्चन सब जनता के लिए सुना रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनना। एक बार शाम को उसके घर वालों ने बहुत मारा, शाम शाम में स्कूटी लेके निकल गया, घर छोड़ के जा रहा हूँ बोल के। निकलते ही वो अपने घर से 45 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस से दूर जाते चले गया, 10 किलोमीटर तक वो दूर 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 चले गया। उसका मन हुआ नहीं यार, मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसने पलट के आने की कुछ सोची, लेकिन वो बोला जान दो, अभी चले गया तो बच्चे हो जाएंगे, तो एक काम करता, दोस्त के घर पे चले जाता, फिर शाम में वापस घर पे चल जाऊंगा अपने बच्चों। तो फिर वो दोस्त के घर के लिए निकल पड़ा। उसका दोस्त का घर जहाँ पर वो अभी था, वहां से 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में था, तो 10 किलोमीटर गया अपने फ्रेंड के घर पे, होम से निकाल के फ्रेंड के घर पे गया। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी, पापा बोल रहे थे जाऊन दे त्याला, काय बात त्याला, येऊन जाऊन दू त्याला। आणि मम्मी बोल रही थी नहीं, लेकिन मम्मी को बहुत टेंशन हो गया था। 5 मिनट बाद मम्मी डसा डसा रो रही थी, मम्मी तुम्हारे सारे दोस्तों को फोन करके पूछ रही थी वो तुम्हारे घर पे है क्या। फिर मम्मी का फोन तुम्हारे उस वाले फ्रेंड के घर पे आया जिसके घर पे तुम अभी थे। उसने फोन पे बोला हाँ आंटी वो इधर ही है। फिर लगे तुम्हारे पापा तुमको लेने आए। तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी तुमको लेने आए, तुम्हारी मम्मी गाँव में घूम फिर के आएंगे क्या तुमको लेने को? नहीं, सीधा तुमको लेने को आएंगे वो। ठीक है, 4 जगह पंचायत करते नहीं आएंगे, डायरेक्ट लेने को आएंगे तुमको। तो हमको निकलना है कि तुम्हारी मम्मी जब डायरेक्ट तुमको लेने का आई गुलाबी गुलाबी, तो मम्मी को कितना चलना पड़ा।
ठीक है, कितना कष्ट दिया तुमने मम्मी को, कितना पैदल चलाया तुम्हारी जननी को, देखो। तो 10 किलोमीटर तुम तिरपा गए थे, 10 किलोमीटर। अभी 2 मिनट के लिए पिंक वाला भूल जाओ। इस 10 किलोमीटर के बच्चे को अब भी हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसा टुकड़ा 5√2 का, आणि ऐसा टुकड़ा 5√2 का। मतलब पता है बच्चों, मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर सकता हूँ। इस मैंने इसके कंपोनेंट तोड़ दिए। कंपोनेंट तोड़ देना भैया, कंपोनेंट तोड़ देना मतलब तुमने बाहुबली के बच्चे, कौन था नाम उसका, अमरेंद्र की महेंद्र, बड़ा वाला कौन था, पप्पा कौन था, महेंद्र बाहुबली। आणि बड़ा वाला पप्पा कौन था, वो अमरेंद्र था, और बच्चे का नाम महेंद्र था क्या? तो महेंद्र और जो भी बाहुबली का बच्चा। नहीं, तुमने भल्लाल देव की फाइटिंग देखे वाली ना, तो भल्लाल देव ऐसा भाला फेंकता, देखे वाला है तुमने? भल्लाल देव भाला फेंकता, वो उसके बैलगाड़ी पे, पंख वाली बैलगाड़ी। आणि वैसेच बाहुबली का बच्चा भी भाला फेंक के मारता, देखे वाला है तुमने फाइटिंग? आणि बाहुबली के बच्चे का भाला भल्लाल देव के भाले को कट करके, पियर्स करके बैलगाड़ी को तोड़ के गिर जाता, देखा है तुमने? एक वेक्टर की रिजोल्यूशन लेना ऐसे ही होता है। जब एक वेक्टर ऐसा बाण जैसा बैठा रहता है, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस में टुकड़ा कर देना और वाई एक्सिस में टुकड़ा कर देना, टुकड़े कर देना। इस वेक्टर को फाड़ के बीच में से कैंची से काट के, अजनाथ पंचमी कैंची नहीं वापरते, लेकिन इस वेक्टर को फाड़ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसके कंपोनेंट बिछा देना, उसको बोलते हैं टू सेपरेट अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो अभी अभी अपन ने क्या किया बच्चों, तुमको जस्ट समझ आया क्या? ब्लू कलर के जो बच्चा 10 किलोमीटर ब्लू 45 डिग्री के एंगल पे चल के गया था, हमने उसके कंपोनेंट तोड़ दिए, 5√2 एंड 5√2। मतलब वो बच्चा कैसे अपने दूर पे घर, अपने स्कॉलरशिप में जब बच्चे 8वीं में रहते हैं, तो 8वीं के स्कॉलरशिप में क्वेश्चन आते हैं ना, शामू एक दिन घर से निकल के 5√2 ईस्ट में गए, फिर वो ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, ही अगेन वॉक्स 5√2, एंड देन ही टर्न्स ईस्ट अगेन एंड ही गोज 10 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम? ऐसा क्वेश्चन आता है ना तुमको, तो गाँव ठया हो। अपने को करना क्या है, ये बीच में का जो 5√2 है, ये पोट्या, इसको अपने खाली शिफ्ट करने का है। कैसे? पहले रामू 5√2 चला, फिर 5√2 यहाँ दिखाने के बजाय ऐसे समझो कि वो डायरेक्ट 10 किलोमीटर यहाँ गया, और इस 5√2 को इधर शिफ्ट कर दो लास्ट में। भाई ऐसे करने से उसको समझ नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला जो है ना, उसको नीचे शिफ्ट कर दो। नीचे पहले आपला वीडियो पहले कितना गया था, 5√2, फिर वो नीचे कितना गया, और 10, और फिर उत्तर ऊपर कितना गया, 5√2। झेप रख तुमको। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तुम्हारा। अब तुम डायरेक्ट पाइथागोरस लगा सकते क्या? बेस कितना है तुम्हारा, बोलो? 5√2 + 10, और तुम्हारी हाइट कितनी हो गई, 5√2। तो अब डायरेक्ट बेस का स्क्वायर प्लस हाइपो का स्क्वायर करके तुम निकाल सकते हैं बच्चों। अभी सब बच्चे ध्यान से सुनना, इधर सुनना ध्यान से। अब तुमको निकालने का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो तुमने अपनी मम्मी को चलने लगाया, तो तुम क्या करोगे, 5√2 + 10 बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर करो जल्दी मन के मन में, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25×2 = 50, और इधर ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर हो रहा, तो a² + b² + 2 इंटू 5√2 × 10, म्हणजे 100√2। ऐसा होगा ना? 50 और 50 कितना हुआ, 100, 100 + 100 200, 200 + 100 √2, ऐसा बचा रूट में तुम्हारे पास में, ये तुम्हारी डिस्टेंस है। झापक सब बच्चों को, इतना चले भैया, सब बच्चों को झाप रखा इधर तक। अब सब बच्चे इधर आओ। ये तो हुआ गाउटी तरीका। ये था वो तरीका जब शाम ने, देखो, शाम सबसे पहले किधर चला था, मैंने तुमको सबसे पहले शाम का क्वेश्चन की तरफ बताया था, ये था शाम का क्वेश्चन, शाम। और ये था उसका गाउटी तरीका। ये तरीका कौन सा वाला तरीका है, ये 8th स्टैंडर्ड का पाइथागोरस थ्योरम वाला तरीका है। अब अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना चाहें, जैसे लीनियर इक्वेशन में दो तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन, जिसको जो फास्ट लगे वो करे। सबसे घान तरीका क्रेमर्स रूल रहता है, डिटर्मिनेंट, बहुत सारा लिखना पड़ता है, कुछ भी लिखो, सारा कुछ भी स्टेप करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड कन्वीनियंट है ना, जो बच्चा सिर्फ साइन का ध्यान रख ले उसके लिए फॉर्मूला मेथड -b + माइनस खटखट खत्म हो जाता है ना। तो वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से करने के बजाय वेक्टर्स का तरीका बहुत आसान है। वेक्टर्स के तरीके में हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई डायरेक्शन बताते हैं, तो माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को माइनस आई की डायरेक्शन बताते हैं। हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे एक्सिस की डायरेक्शन बताते हैं, और नीचे वाले वाई एक्सिस के पाताल लोक के डायरेक्शन को हम -j कैप की डायरेक्शन बताते हैं। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी डायरेक्शंस लिखी है। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को नक्की, पक्का? दीज आर ओनली डायरेक्शंस। अब वो बच्चा किस डायरेक्शन में कितना गया, ये हमको लिखना पड़ता है। तो आप बच्चे देखो, अब सब सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज सब बच्चे ध्यान से समझना, हम वेक्टर मेथड से पढ़ रहे हैं, इस सेम क्वेश्चन को वेक्टर मेथड से समझ रहे हैं। अगर वो बालक अपने घर से निकल के 10 किलोमीटर 45 डिग्री के एंगल पे चले गया, ना तो वो साला नॉर्थ में गया, ना तो वो ईस्ट में गया, डायरेक्ट चाइना से भिड़ने के लिए वो नॉर्थ ईस्ट में गया। ठीक है, बांग्लादेशियों से भिड़ने के लिए डायरेक्ट आसाम बंगाल में चले गया, महाराष्ट्र से निकल गया पोटा नॉर्थ ईस्ट में भाग गया डायरेक्ट बुमकंदी से।
तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि पहले वो महाराष्ट्र से उड़ीसा में गया, उड़ीसा से बंगाल में गया। हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 5√2 ईस्ट में गया एंड 5√2 नॉर्थ में गया। 5√2 ईस्ट में गया म्हणजे 5√2 आई कैप गया एक्स एक्सिस की दिशा में, ये आई कैप वाली दिशा है। और वो 5√2 नॉर्थ में गया मतलब वो 5√2 जे कैप गया। लेकिन क्या वो बच्चा यहाँ तक रुका? नहीं, बंगाल से मुल्ले लोगों को खदेड़ने के बाद वो बच्चा फर्दर नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार बॉर्डर तक जा पहुंचा और रोहिंग्याओं को खदेड़ना चालू कर दिया उस बच्चे ने। कहीं वो बच्चा एलियन तो नहीं? आगे चल के बदला लेंगे रोहिंग्याओं से, देख बेटा। देखो अब फिर वो 10 किलोमीटर उस दिशा में चले गया, उस दिशा में मुझे किस दिशा में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में चले गया, ईस्ट दिशा में चले गया। उस दिशा को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ बताओ, आई कैप की जे कैप? आई कैप। तो बालक कुल मिला के कितना गया है? 5√2 और 10, इतना आई कैप वो गया है। और जे कैप में कितना गया है? 5√2 जे कैप वो बालक गया है। ये आ गया तुम्हारा वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। इतना लिखो तो भी चलता है वेक्टर फॉर्म में। और अगर तुम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, तुम ये मत बोलना चाहो कि आंटी आपका बच्चा रात के भर में स्कूटी पे पहले उधर गया फिर हमने उसको उधर जाते देखा, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फ्रेंड के घर तक बुलाने तक पहले इतना चला रहे, फिर उसके बाद इतना चला रहे, ऐसे कुटाने नहीं करने की। तुमको सिर्फ इतना मालूम करने का है कि मम्मी तुम तक आने तक कितना चलना पड़ेगा मम्मी को। तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर कोई वेक्टर, बच्चों अगर कोई वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप रहा, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिर्फ रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट के अंदर हम सिर्फ 5√2 प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, रिकॉर्डिंग देखो होने की। ये चल रही ब्रीफ समरी काइनेमेटिक्स की। ये भैया क्या, ये काइनेमेटिक्स में हमने तो ऐसे जिंदगी में कभी स्कूल में देखा नहीं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। भैया ऐसा लगता क्या? हाँ बेटा लगता, किधर लगता, किधर तो लगता बेटा। ठीक है, समझा? अगर तुमको नहीं समझ रहा तब भी देखो, तुम्हारे माँ बाप के प्रेशर की वजह से तुमको ये 4 साल पढ़ने का चाहिए। नहीं तो तुम्हारे पीयर प्रेशर की वजह से तुम कॉमर्स बोलते बोलते झक मार के साइंस लेंगे और तुमको पढ़ने का चाहिए। और फिर एक दिन जब तुम बिल्डिंग पे खड़े रहेंगे बेटा लास्ट में अपने जेई प्रेप के, तब तुम्हें समझ आएगा कि एंगल क्यों जरूरी है। ठीक है, एंगल से तुमको बचा ले जाएगा बेटा। तुम्हारी नजर बरोबर एक पानीपुरी गाड़ी पड़ेंगी, तुमको समझ आएगा जिंदगी खत्म थोड़ी होती भाई। जेई नहीं हुआ तो, नीट खत्म नहीं हुआ तो क्या होता है? नीट तो देते रहो, पर जेई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गाड़ा बिड़ा डाल ही सकते हैं अपन एक साथ। ठीक है, आगे 4 गाड़ी खरीद के उस पे 4 लेबर काम को रख के अपन सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, कॉर्नर प्लेस में पूरी गाड़ी गाड़ी आप पे हो सकते हैं। टेंशन नहीं लेंगे बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी बिजनेस। ठीक है, तो ये हुआ अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अपना चालू होते ही खत्म हो गया था बेटा, इतना बोलते कि टोटल पार्ट ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट अब भी शिक खत्म हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक अफलातून क्वेश्चन अपन बस देख लेते हैं, एक अफलातून क्वेश्चन तुमको अगर लिखना है तो एक दबाए वो तुम कल लिख लियो बेटा आज का लेक्चर। ब्रीफ समरी चल रही है, ब्रीफ समरी में मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, कल के क्लास से मैं लिखा के दूंगा। और कोई बालक बालिका अगर चाहता है कि उसको इस क्लास में बहुत सारा लिखना था तो वो इसकी रिकॉर्डिंग कर लियो, कल सुबह तक ही अपलोड हो जाएगी। सब बच्चे इधर ध्यान से सुनना, सब बच्चे इधर ध्यान से सुनना। अब हम एक आफलातून डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। एलियन मुल्ला बन गया, अली बन गया, अली अन, मोहम्मद अली अन। ठीक है, अली एलियन जो है मोहम्मद अली बन गया, नॉट द बॉक्सर, वो बहुत अच्छा था। और एलियन ने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ली। और पाकिस्तान चाहता था कि लासू स्टेशन में आके वो अपनी ट्यूशन उड़ा दे, क्योंकि अपन पाकिस्तान विरोधी बातें करते हैं। तो एलियन ने उनको पूरा खुफिया नक्शा बताया कि देखो भाई ये लासुर का नक्शा है। लासुर के एक टोक पे चाटे स्कूल है, तो डायरेक्ट समता नगर से जाते हुए एक टोक पे गीताबन सांगी चौक है। अगर वहां से अपन डायरेक्ट गए तो देवी दाक्षायणी का मंदिर है। आणि उधर से एक टोक पे आए तो समृद्धि महामार्ग लगता है। समृद्धि महामार्ग से अपन आते आते थोड़ा गांव के बाहर चले जाएंगे, अपन वहां से उतर के वापस अपन डोनगांव रोड तक ज्वाइन हो ही जाएंगे, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति है, पुतड़ा है। और वहां से अपन जाते जाते डोनगांव चले जाएंगे। ऐसा एलियन उनको नक्शा बता रहा था सारक सारक। और अगर अपने पोजीशन टारगेट करने की तो ऐसा आके वैसा आके वैसा आके उड़न पड़ेंगे यहाँ से। या ऐसा पूरा ड्रोन पे प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि एलियन ने गद्दारी कर ली थी। एलियन ने मजहब परिवर्तन कर लिया था, और मजहब परिवर्तन के साथ लोग मत भी परिवर्तन कर लेते हैं, विचार भी बदल जाते हैं लोगों के धीरे धीरे। पहली जनरेशन में नहीं बदलते, लेकिन एलियन बहुत कट्टर था, एलियन अली बन चुका था। एलियन ने उनको पूरे लासुर के नक्शे की प्लानिंग बताई, किधर से क्या करने का है, किधर से क्या जाने का है। आतंकवादियों ने प्लानिंग कर ली कि एक साथ में अपने को पहले तो लासुर में एक जगह पे अपने को मिलने का है। और उस एक जगह पे मिलने का है जिस पर अपने को, जहां से अपने पे कोई भी शक ना करे। और उस एक जगह से अपने को एक साथ में 4 जगह उड़ाने की है, सांगी चौक, चाटे स्कूल,
ट्यूशन आणि देविका मंदिर. ठीक है, आणि हाँ ऐसा 4 जगह उड़ाने की उन्होंने ठहरा ली। तो अभी ऐसी कौन सी जगह थी लासुर के बीचों बीच जहां पर आने से उनके ऊपर कोई भी शक नहीं करता, इवन पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती उनके ऊपर शक करने की। तो उनको सिर्फ और सिर्फ, क्या बोला तू वही सोचा क्या जो मैं सोच रहा था? नहीं। ठीक है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसी जगह मिली जहां से वो हमला कर सकते थे, पाकि जूस सेंटर। वो पाकि जूस सेंटर में गोड़ा हुए। ठीक है, वहां से उन्होंने तय कर लिया एक आतंकवादी साउंगी चौक की तरफ जाएगा। साउंगी चौक की तरफ जाने के लिए पहले उनको आमदर के घर तक आना पड़ेगा और फिर से सीधा रेलवे गेट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो कि 10 किलोमीटर का। और मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 10 किलोमीटर लगे, मन पे मत ले लो। ठीक है, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रास्ता था। बाकी जो सेंटर से दूसरा लोग पोटा ट्यूशन की तरफ आने वाला था, और ट्यूशन की तरफ आने के लिए उसको सीधा लासुरगांव रोड से, देखो पूरी प्लानिंग बता रहा है, एलियन भी इतना ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, एलियन का पूरी प्लानिंग है। देखो एलियन खुफिया मिशन पे आया वाला इधर, नहीं तो हमारे इंडिया में से सब प्रोटीन मैक्स लोग रहते हैं इधर। देख पूरे प्रोटीन भरे वाला क्लास है, पूरे पूरे में जिधर जिधर तक देख सकता है सब प्रोटीन मैक्स दिख रहा। तू एक बकरी का दूध पी के बड़ा हुआ। देख बेटा, सब इधर गाँव में तक भी इंडिया में सब गाय का दूध पीते हैं। देख, ये 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर लासुगा रोड पे आने के बाद फिर कृष्णा कॉलोनी की कमान से अंदर बढ़ने के बाद 3 किलोमीटर बाद, नहीं सॉरी 20 नहीं, 24 किलोमीटर लासुगा रोड पे आने के बाद फिर 7 किलोमीटर अंदर बढ़ने के बाद आती थी वह ट्यूशन। अब तुम्हारा अगला टारगेट क्या था? तुम क्या उड़ाने वाले थे? चाटे स्कूल। चाटे स्कूल पर जाने के लिए तुम बच्चों ने ठहराया वाला था कि आमदार के घर तक ही जाने का है, और वहां से अपने समता नगर से होते हुए डायरेक्ट चाटे स्कूल पे जाना है। चाटे स्कूल के बाजू में स्मशान भूमि है, चाटे स्कूल को भी स्मशान भूमि बना डालने का है। ठीक है, चाटे स्कूल में उस दिन बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन रुचा ने छुट्टी मारी थी क्योंकि रुषा वैसे छुट्टे मारते रहता। ठीक है, देखना उस दिन रुषा खुद को लकी, अगले दिन रुषा को मालूम पड़ने रहा था कि वो कितना लकी। ठीक है, देखो, और चाटे स्कूल की तरफ जाने के लिए उनको 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। एलियन बात समझ आई? ये आ गया अपनी सांगी चौक, ये हो गया अपनी चाटे स्कूल, ये हो गया अपनी ट्यूशन। आणि लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुमको उड़ाने का था, एलियन का प्लान था देवी का मंदिर उड़ाने का। देवी का मंदिर उड़ाने के लिए एलियन को और फर्दर, बच्चों ध्यान से सुनना, 36 किलोमीटर आगे जाने का, 36 किलोमीटर। और 36 किलोमीटर आगे जाने के बाद एलियन को वापस से वहां से देवी के मंदिर के लिए टर्न मारना पड़ता ना अंदर, तो एलियन को वहां से अंदर 11 किलोमीटर जाने का था। तब दाक्षाई देवी का मंदिर आ जाता था। एक साथ में 4 शिकार, शिकार नंबर 1, शिकार नंबर 2, शिकार नंबर 3 और शिकार नंबर 4। और सब हथियार बंद हो गए, पाकिस्तान जो सेंटर पे आ गए। ठीक है, सब ने अपने फैमिली मेंबर्स को याद किया। लास्ट में निकलने से पहले 4 बॉटल जूस पी लिया उन्होंने, ताकि उनके पास मकसद करते टाइम फुल एनर्जी रहे। ठीक है, अब तुम बच्चों को बताना है, अब तुम बच्चों को बताना है, अगर इधर आतंकवादी नंबर 1 गया, इधर आतंकवादी नंबर 2 गया, इधर आतंकवादी नंबर 3 आया, और इधर आतंकवादी नंबर 4 आया, तुम बच्चों को बताना है मुझे कि आतंकवादी नंबर 1 की, टेररिस्ट 1 की, टेररिस्ट 3 से पोजीशन कितनी दूर थी, T1 T3 में कितना गैप है, तुम बच्चों को बताना है। तुम बच्चों को बताना है टेररिस्ट 1 में और टेररिस्ट 4 में कितना गैप है। तुम बच्चों को बताना है टेररिस्ट 2 में और टेररिस्ट 4 में कितना गैप है, और तुम बच्चों को बताना है टेररिस्ट 2 में और टेररिस्ट 3 में कितना गैप है। लेकिन ये सब का सब तुमको स्ट्रिक्टली वेक्टर फॉर्म में करने का है। और ध्यान रहे, एक बार तुम्हें वापस बताया जा रहा है कि इस दिशा में अगर कोई जाता है तो इस दिशा को पॉजिटिव का आई कैप माना जाता है, और उस उल्टे दिशा में कोई जाता है हमदर के घर की तरफ, बाकी जैसे हमदर के घर की तरफ, तो उस दिशा को माइनस का आई कैप माना जाता है। अगर कोई रेलवे गेट से सौंगी चौक की तरफ जाता है उस दिशा को प्लस जे कैप माना जाता है, और कोई रेलवे गेट से स्मशान भूमि की तरफ जाए उसको माइनस जे कैप माना जाता है। क्या सब बच्चों को दिशाएं पार्ट हो गई? क्या सब बच्चों को मालूम समझ रहा है कि जहां से आतंकवादियों ने शुरू किया उसको अपने को ओरिजिन धरने का, ओरिजिन? पक्का? नक्की? एलियन झाप रख तेरे को। ठीक है, पहले अपन इजी इजी बिट से चालू करते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स खिचड़ी क्वेश्चन नको। पहले अपन इजी इजी बिट से चालू करते हैं। तुम बच्चे, अगर पाकीजा जूस सेंटर अगर ओरिजिन है, इफ पाकीजा जूस सेंटर इज ओरिजिन मतलब 0,0, देन राइट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल 4 टेररिस्ट T1 T2 T3 T4। तो बताओ T1 जो है, T1, क्या T1 चालू होते ही, T1 जो है, T1 दिख रहा है, 1 सौंगी चौक की तरफ गए वाला है, वो सौंगी चौक की तरफ सब बच्चों को दिख रहा है ना? है ना, सौंगी चौक SC।
तो T1 जो है 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर गया। T1 पे सब लोग अपनी आंखें डाल दो। T1 किस रास्ते पे गया? पाकीजा जूस सेंटर से ये देख लो 10 किलोमीटर वो कौन सी दिशा में गया? ईस्ट की वेस्ट? वेस्ट में गया ना वो, मुंबई की साइड में, उधर साइड में है ना 10 किलोमीटर। तो अपन उसको क्या लिखेंगे? 10 × -i कैप। झापरा के सब बच्चों को -i कैप की दिशा में गया एलियन, वो झापरा तेरे को। और उधर से 5 हो गया, तो 5 वो स्वर्ग लोक में गया पाताल लोक में गया? बोलो जल्दी। स्वर्ग लोक में गया तो प्लस का जे कैप कि माइनस का जे कैप? प्लस का जे कैप। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? T1 की जो पोजीशन है वो हम लिखेंगे -10 i कैप प्लस 5 जे कैप। क्या तुम्हें वेक्टर्स क्लियर हो रहे हैं बच्चों? पक्का T1 की समझ आई तुमको? T2 की देख लो, T2 की मेरे को जल्दी से बताओ। T2 के लिए एलियन, सब जन शांत रहना, एलियन बताएगा। एलियन ईस्ट में गया कि वेस्ट में? वो वेस्ट में गया, तो इसकी क्या लिखूं मैं? -i कैप। कितना -i कैप? -10 i कैप। और फिर पाताल लोक में गया कि स्वर्ग लोक में गया? पाताल लोक में गया। कितना गया पाताल लोक में नीचे? 6 गया नीचे। अगर कोई वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में जाता तो उसका क्या लिखेंगे अपन? माइनस कितना जे कैप? -6 जे कैप। क्या सब बच्चों को झाप रहा है? T2 -10 i कैप -6 जे कैप सबको झाप रहा है। T3 देख लो भैया, क्या T3 सब बच्चों को झापेगा? पोजीशंस बताओ मेरे को जल्दी से। T3 का कितना होगा? अच्छा T3 जो है, T3 पाकिजा जो सेंटर से मकसद भैया, स्टार और तारा, चंदा सितारा, फिर वो उधर कितना गया? वो 24 i कैप। और 24 i कैप से आगे किधर गया? -7 जे कैप। 7 पाताल लोक में उतरा नो, -7 है ना। और फिर देवी के मंदिर पे लास्ट में बताओ कितना गया वो? रुको सब जन शांत बैठो, युवराज भाऊ बताएंगे, क्योंकि युवराज भाऊ का घर रास्ते में पड़ रहा था ना यहाँ पे इंटरसेक्शन पे। युवराज भाऊ के घर पे आतंकवादी पानी पीने को उतरा था, ठीक है। लेकिन युवराज भाऊ के घर पे उस टाइम पे, युवराज भाऊ के घर पे उस टाइम पे गणपति बैठे वाला था। तो उस आतंकवादी ने बाहर से देख लिया, तो शिर के मूर्ति पूजा है, उसके पास में नहीं आ सकते, इसलिए उसने युवराज के घर का पानी नहीं पिया, वो चले गया वहां से। युवराज भाऊ बचते बचते बच गया, मरते मरते बच गया। नहीं तो युवराज भाऊ को कांड हो जाता था उस दिन, क्योंकि मुल्ले कभी भी आतंकवादी पानी पीने के बाद छोड़ते ना, ध्यान रखने को। देख भैया मुल्ला लोकेशन ले रहा, एलियन कुछ तो तुम डिवाइस लगाया है ना, डायरेक्ट उधर सब खबरें जा रही बॉर्डर पर। इधर देख लो भैया। तो मेरे को सब जन बताओ कि पाकीजू सेंटर से देवी के मंदिर तक सब मंजिल ध्रुवी कोचर बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट था? जल्दी बताओ ध्रुवी कोचर, वरना आपको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर डालते हैं अपन। बताओ जल्दी से। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा पूरे क्लास में। ध्रुवी कोचर फिर मैं बाहर चाहिए जल्दी से उठ के, जल्दी से उठ के बाहर चाहिए। किधर? कौन सा 40? 40 है? ऐसा चुप 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 कर ध्रुवी, तू कर। 40 किधर दिख रहा है बेटा तेरे को? मांगी मंगा 60 क्या? हाँ जी, 24 i कैप की तरफ गए और वापस 36 i कैप की तरफ गए और फिर 11 जे कैप, तो कितना हो गया? 60 i कैप प्लस 11 जे कैप। समझा के सब बच्चों को? ये टेररिस्ट 4 की लोकेशन थी। ये सब उनके इन वेक्टर्स को पोजीशन वेक्टर बताया जाता है। कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितना दूर है, कहाँ भटक रहा है, ओरिजिन से अगर उसकी पोजीशन को, पाकिस्तान सेंटर से अगर उन आतंकवादियों की पोजीशंस को अगर हम कनेक्ट करें, तो इनको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर्स। बात समझ आ रहा है? मैंने 4 व्हाइट व्हाइट कलर के पोजीशन वेक्टर, 4 धनुष्य बाण निकाले ना, बाण निकाले ना, बाण धनुष्य के बिना के, ठीक है, उनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। और अगर हमको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट मालूमात करने की कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन कितनी दूर, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना। अब मैं तुमको बताता हूँ, इधर ध्यान से सुनना। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले पूछा था T1 से T4, मैंने तुमको पूछा था T1 से T4, बरोबर ना?
तुम T1 से T4 ऐसी ड्रॉइंग निकालते थे, पाकीजा सेंटर से 10 इधर आणि 5 इधर, आणि T4 था देवी के मंदिर के पास 60 उधर आणि 11 उधर। तो तुम ऐसे करते थे ना, ये 10 आणि 60 कितना हो रहा, 70, और फिर ये 5 इतना है। अगर ये, अरे बाटुक वड्या नीला नीला 5 अगर इतना है, तो ये भी बाटुक वड्या नीला नीला 5 इतना होगा, बरोबर। तो फिर ये गुलाबी कितना होगा, गुलाबी 6 होगा, और तुम 6 के नीचे 70 रखते थे, फिर यहाँ से वहां तक पाइथागोरस लगाते थे। इतना बधिर मैच करना पड़ता था तुमको। पर तुमको बताओ पोजीशन वेक्टर रहने का फायदा, T1 का पोजीशन वेक्टर बताओ, T1 का लिखा है किधर तो भी, T1 का -10 आई कैप +5 जे कैप, ये T1 का। और T4 का कितना है तुम्हारे पास, T4 का 60 आई कैप +11 जे कैप। और तुमको अगर बेटा T1 से T4 डायरेक्ट पोजीशन निकालनी है ना, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ T1 का पोजीशन वेक्टर माइनस T4 का पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना। -10 आई कैप -60 आई कैप -70 आई कैप +5 जे कैप -11 जे कैप -6 जे कैप। बात समझ आ रही है? T1 से T4 अगर जाना है तो भाषण समझ आ रहा है क्या? हाँ, T4 माइनस T1 करो या T1 माइनस T4 करो, और इसका क्या निकाल दो, अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है बाय द वे। इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड। मैंने तुमको 2 मिनट पहले बताया, अगर हमारे पास एक वेक्टर रहा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है और हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, तो हम रूट में A² प्लस B² कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम -70 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कर देंगे। -70 का स्क्वायर बाय द वे 70 का स्क्वायर होता है, और 6 का स्क्वायर 6, -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस से इतने कुटाने करते थे, सोचते थे ये कैलकुलेशन वो उधर ये उधर वो उधर, तो भी वो चाहता था ना। तो वेक्टर से इन द लॉन्ग टर्म करे वाला कभी भी बेनिफिशियल है। विशेष तो तब ज्यादा बेनिफिशियल है जब तुम्हारे पास 3D एक्सिस आ जाए, जब तुम्हारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं, तुम्हारे पास जेड एक्सिस पे आ जाए। तो जेड एक्सिस में अगर एक आतंकवादी इधर उधर इधर आए वाला है हवा में, और एक आतंकवादी इधर इधर और इधर आए वाला है हवा में, तो ओरिजिन से ये वेक्टर और ओरिजिन से वो वेक्टर, सोचो कितना अतरंगी सतरंगी हवा में चुड़ लटक वाला वेक्टर्स होंगे सारे के सारे। भाषण समझ आ रहा है तुमको मेरा? तो इधर बहुत कठिन हो जाती चीजें। तो ऐसी चीजों में अगर तुम ऐसा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बैठे, तुम्हारा मतारपन आ जाएगा। तो इधर क्या लगाना पड़ता है, वेक्टर्स लगाना पड़ता है। ये रहता है वेक्टर्स का फॉर्मूला असल जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। कि अगर डोरेमोन डोरेमोन में नोबिता ऐसी जगह बेसबॉल खेलता ना, ऐसे स्कोपचन खेलता ना। हाँ, तो अच्छा, T1 से T4 जो है ना, T1 से T4 करते टाइम एक्चुअली अपने को T1 से T4 करते टाइम लिटरली अपने को T4 माइनस T1 करना चाहिए। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। देखो तुम बच्चे 1 मिनट सोच करके देखो, हमें T1 से T4 जाना है। फोटो में देखो, लासुर स्टेशन का नक्शा देखो। मेरे को डार्क कलर लेने दो, एकदम ग्रीन कलर। ये T1 जो है सांगी चौक यहाँ पे, T4 देवी का मंदिर वहां पे। अगर हमको सांगी चौक से देवी का मंदिर जाना है, तो पहले ऐसे जाके वैसे जाना है। अब रियल लासुर का नक्शा मत सोचो। हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बढ़ते जाना और पॉजिटिव वाई एक्सिस में बढ़ते जाना है, तो हमारा तो वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, आई कैप जी कैप। तो जब हमको T1 T4 निकालना है ना, T1 से T4 वाला वेक्टर निकालना है, तो हमको T4 वेक्टर माइनस T1 वेक्टर करना पड़ता है। ओके, सब बच्चों को ध्यान रहेगा, दिस इज लिटरल, ये वर्ड मीनिंग है एकदम। हाँ, ये एकदम वर्ड मीनिंग है, झेपा नहीं था। दिस इज अ सर्टन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने में। ठीक है, पहले मैंने तुमको छटक छटक दिखाए, क्योंकि मैं 9वीं के बच्चों की शक्ल पे देख रहा था, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, इसलिए मैंने T1 T2 T3 T4 इंडिविजुअल बताए। फिर मैंने एक T1 T4 बता दिया। अब जब पेपर में आएगा, ऑफ कोर्स मैं डोरेमोन का जब मैं 4 बार 50 बार डोरेमोन बोल रहा, तो एक आध बार डोरेमोन का क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, पूरा डोरेमोन का 3D बेसबॉल बना के उधर बैट बीट से सब देखा कि जियान ने इतना बेसबॉल मारा, क्या बोलते हैं उनमें, यॉर्कर गया, क्या बोलते हैं, होम रन, होम रन चले गया, ये मारा वो जा रहा। ठीक है, ऐसा ऐसा सब बताऊंगा। तो फिर तुमको 2 बॉल जो हवा में उड़ रहे होंगे, एक बॉल इधर एक चिड़िया उधर, तो ऐसा वेक्टर वेक्टर सब दिए होंगे, पोजीशन वेक्टर सब तुमको सोचना पड़ेगा, पैराग्राफ क्वेश्चन आएगा। तो ये वेक्टर्स का एप्लीकेशन दिखा तुमको। अब अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझने वाली बात समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। कुछ शब्दों का एक शब्द है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम है पोजीशन।
एक था रास्ता, एक रास्ते पे था ऑब्जेक्ट। समय जब हमने देखना शुरू किया तब से समय शुरू होता है। कभी भी फिजिक्स में कोई अगर मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, इन फिजिक्स इफ वी ऑब्जर्व अ मोशन, इफ वी ऑब्जर्व अ मोशन, देन टाइम स्टार्ट्स व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग। जब से हमने देखना शुरू किया तब से समय शुरू होता है। तो हमने एक वस्तु को देखा, रास्ते पे था, समय जीरो, टाइम जीरो था, तब ये वस्तु यहाँ पर ही था। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो एकदम जीरो था, पट्टी पे जीरो पे ही था ये। हमने 1 सेकंड बाद देखा तो ये 1 मीटर आगे बढ़ चुका था। हमने और 1 सेकंड बाद आगे देखा तो ये 2 मीटर आगे बढ़ चुका था, कुछ ज्यादा ही ज्यादा आगे। हमने उतने ही समय बाद, टाइम तो हमने 1 सेकंड बाद ही देखा, वापस से हमने 1 सेकंड बाद ही देखा। हमने तो बरोबर इस ऑब्जेक्ट को देखने में एक एक सेकंड ही लगाया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में अगर 1 मीटर बड़ा था, तब उतने ही समय में ये ज्यादा चलने लग गया था, 2 मीटर। हमने सोचा ठीक है, कोई थोड़ी अनयूजुअल सी बात लगी हमको। हमने वापस से देखा इसको, t = 3 सेकंड पे, भाई साहब ये एकदम 4 मीटर आगे चले गया था भाई। फॉर्म में आ गया था, मालूम नहीं क्या होता है इसको। ठीक है, 4 मीटर आगे चले गया था ये। जबरदस्त, अलग ही क्रेजी चल रहा है इधर, क्रेजी एकदम। तो बच्चों, अब अगर हम इस हमने जो देखा इसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि भाऊ सकाळी 10 वाजता, सुबह 10 AM पे, तो ये गाड़ी लासुर स्टेशन पे थी। सुबह 11 बजे, 1 घंटे बाद, ये गाड़ी गंगापुर चली गई, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे बाद, अब गाड़ी 10 से 11 में अगर 1 किलोमीटर चली थी, तो 11 से 12 में भी तो आफ्टरनून के 12 में 1 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी गंगापुर से वैजापुर चली गई, जो कि 2 किलोमीटर दूर है, एग्जाम्पल के लिए मान लो। और वापस 1 घंटे के अंदर ही, 12 बजे से 1 बजे तक ही, वापस 1 घंटे में ही गाड़ी वैजापुर से नासिक पहुंच गई, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। हाँ, 4 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये है हमारे पास में टाइम की मैपिंग और हमारे पास में पोजीशन की मैपिंग। अब हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये लिखते कैसे हैं? वेलोसिटी को हम बोलते हैं पोजीशन नंबर 2 माइनस पोजीशन नंबर 1 अपॉन टाइम नंबर 2 माइनस टाइम नंबर 1। ठीक है, जैसे पोजीशन नंबर 2 कितनी है उसकी, शुरू से लेके उसकी पोजीशन कितनी दूर जा चुकी, पहले तो गंगापुर पे थी, अब कितनी जा चुकी है वैजापुर तक। तो लासुर से कितनी दूर गई वो, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और माइनस, सॉरी सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ करी, 1 मिनट। सबसे स्टार्ट में गाड़ी किधर थी, लासुर स्टेशन में थी, जब टाइम कितना हो रहा था, सुबह के 10 AM हो रहे थे, बरोबर। और उसकी पोजीशन लासुर में थी, तो 0 किलोमीटर वो चली नहीं थी, लासुर से गिन रहे थे हम, लासुर से गाड़ी कितनी दूर है, 0 किलोमीटर। हमने सेकेंड टाइम पे 10 बजे का देख लिया, 11 बजे जब हमने गाड़ी को देखा, 11 AM पे हमने गाड़ी को देखा, तब गाड़ी लासुर से कितना आगे जा चुकी थी, 1 किलोमीटर। तो 11 AM माइनस 10 AM म्हणजे 1 आवर, 1 यूनिट। और उसमें हमारी गाड़ी कितना आगे जा चुकी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर। हमने वापस देखा, अब गंगापुर से, ये हमने देखा लासुर से गंगापुर के लिए, अब गंगापुर से वैजापुर के लिए देखते हैं, जीवी। तो वैजापुर तक कितनी आगे जा चुकी थी गाड़ी, 2 किलोमीटर। गंगापुर को अगर हम जीरो माने तो, या मैं गलत बोल रहा हूँ यार, सॉरी। हमको सब कुछ शुरू से देखना है, शुरू से लासुर स्टेशन से देखना है। पहले हमने लासुर से गंगापुर देखा, अब हम लासुर से वैजापुर देख रहे हैं। जब हमारी गाड़ी लासुर से वैजापुर पहुंची, तो लासुर से कितनी दूर पहुंची बेटा, वो ब्लू कलर का एरो, 3 किलोमीटर, है ना, माइनस। और शुरू में वो जीरो पे थी, और अभी कितना हो रहा है। नहीं यार, मैंने ये बहुत बकवास एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, 1 मिनट रुको, गलती अभी सुधार लेता, 1 मिनट रुको, बहुत ही चराड़ा एग्जांपल ले लिया। पहले मेरे को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चालू करना चाहिए, फिर एक एक, मैंने इस क्वेश्चन में जर्क तक सोच लिया था, जर्क तक बता देता हूँ तुमको। पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है वो तो बताऊँ, छोटा छोटा सा। इधर देखो, ये है रोड। हमने देखना चालू किया, जब हमने देखना चालू किया तब टाइम जीरो था, ऑब्जेक्ट एकदम यहाँ पे था। 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर आ गया था, और 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट और 5 मीटर दूर आ गया था, और 1 सेकंड बाद
ऑब्जेक्ट और 5 दूर आ गया था। तो ऑब्जेक्ट की क्या बदल रही है? प्लीज गलत आंसर मत देना। ऑब्जेक्ट की क्या बदल रही है? पोजीशन। टाइम ऑब्जेक्ट की थोड़ी होती है वे, टाइम तो टाइम होती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है। देर इज चेंज इन पोजिशन। इज देर अ चेंज इन पोजीशन? यस। इज देर अ चेंज इन पोजीशन विथ चेंजिंग टाइम? इज देर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? यस। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to time is called velocity of that object। और ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया वाक्य मैथमेटिक्स में दिखाया जा सकता है कि वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ चेंज इन टाइम। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदल रही है? जैसे पहले टाइम कितना बदला, टाइम 0 से 1 हो गया। फाइनल वाले को आगे लिखा जाता है बेटा, फाइनल वाले को हमेशा। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 से 5 तक चली गई। ये पट्टी थी, ये 0 किलोमीटर का मार्क था, ये 5 किलोमीटर का मार्क था, ये 10 किलोमीटर का मार्क था, ये 15 किलोमीटर का 15 मीटर का मार्क था। तो पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदली? ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चला, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड है। पोजीशन ए से बी तक जाने में वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। फिर वेलोसिटी अगर हम देखें बच्चों, वेलोसिटी ए से सी तक, तो ऑब्जेक्ट ए से सी तक अगर गया है तो कितना दूर जाया? 10। और पहले वो घर पे था, 0 पे था। और कितने टाइम में गया? 2 सेकंड में। पहले वो घर पे था, जब हमने देखना चालू किया तब टाइम 0 था। तो 10/2 मतलब वापस 5 मीटर पर 1 सेकंड। या फिर मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ सिर्फ गाँवटी भाषा में, हिंदी में, कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर गया। यानी हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर ही जाने वाला है। तो उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म हम वेलोसिटी को तब कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म तब कहते हैं जब उसके इक्वल डिस्प्लेसमेंट होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम। चेंजिंग वेलोसिटी किसको बोलते हैं? चेंजिंग वेलोसिटी इसको बोलते हैं जब हमारे पास में रास्ता है, ऑब्जेक्ट पहले घर पर ही था, 1 सेकंड बाद हम, और ये पट्टी थी 5, 10, 15, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर और 40 मीटर, ऐसी हमारे पास में पट्टी थी। 1 सेकंड बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो 5 मीटर चल के, अरे यार मैंने पट्टी गलत बनी, क्या हो रहा है भाई मुझे? ये हमारे पास पट्टी थी, 0 मीटर का मार्क, 5 मीटर का मार्क, 10 मीटर का मार्क, 15 मीटर का मार्क, 20 मीटर का मार्क, 25 मीटर का मार्क, 30 मीटर का मार्क और 35 मीटर का मार्क। तो हमारे पास में पट्टी थी। हमने 1 सेकंड बाद देखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया था। हमने और 1 सेकंड बाद देखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया था। पहले 1 सेकंड में वो कितना चला? 5 मीटर चला। अगले और 1 सेकंड के अंदर ही ऑब्जेक्ट कितना चला? 10 मीटर चला। अगले और 1 सेकंड के अंदर ही ऑब्जेक्ट कितना चला? 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चला। तो हम 3 वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, हम 3 वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं। वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन बी टू सी, ये सी है, एंड वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन सी टू डी। प्लीज ध्यान देना। वेलोसिटी देखने के लिए हमको देखना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई, और हमें देखना है कि कितने टाइम में चेंज हुई। बरोबर, कितने टाइम में चेंज हुई। ए से बी का देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट बी पर पहुंच गया, ए से बी तक पहुंचा, तो उसकी पोजीशन कितने मीटर से चेंज हुई? ए से बी तक कितने मीटर से चेंज हुई? 5 मीटर से। कितने देर में चेंज हुई? 1 सेकंड में। तो हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। जब वो बी से सी गई, बी से सी, तो उसकी वेलोसिटी कितना, उसकी पोजीशन कितने से चेंज हुई? 5 मीटर के मार्क से 15 मीटर के मार्क तक हो गया, 5 से 15। तो उसकी पोजीशन 10 मीटर से चेंज हुई। कितने समय के अंदर चेंज हुई? 1 सेकंड के अंदर। तो हम उसकी वेलोसिटी बता देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड में 10 मीटर। और जब सी से डी गई, सी से डी, सी से डी, तो उसकी पोजीशन कितने मीटर से, सी पर जहां पर थी, सी से कितना आगे गया वो? 15 मीटर और आगे गया डी तक पहुंचने के लिए। कितने देर में? 1 सेकंड के अंदर। उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नहीं। क्या वेलोसिटी बदल रही है? एक पूछ लेते हैं कि इज देयर अ चेंज इन वेलोसिटी? यस और नो? यस, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इज द चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट?
क्या वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है वो उतना ही हो रहा है? 5 से 10 हुई मतलब +5 हो गई, 10 से 15 हुई मतलब +5 हो गई। यस। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो बरोबर, वो उतना ही कांस्टेंट चेंज है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम डेफिनेशन ऐसी दे देंगे कि मोशन इन विच velocity of object keeps changing, motion in which velocity of object keeps changing, but it changes uniformly, ठीक है। लेकिन वो वेलोसिटी तो बदलती है, लेकिन यूनिफॉर्मली बदलती है, हर बार +5, हर बार +5, हर बार +5 ऐसे बदलती है, ठीक है। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ एवरी पासिंग सेकेंड, इसको हम डिफाइन कर देते हैं टू बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की अगर परिभाषा बोली जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? वेलोसिटी खुद डिस्प्लेसमेंट को बदलने वाली चीज कितने से बदल रही है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलने वाली चीज ही बदल जा रही है, ठीक है। ये है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस है। अब इसका मतलब बहुत डिटेल में पहले उन्हाड़े में पढ़ाया गया है, तो मैंने एक जस्ट समरी ली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में अभी तक दो फॉर्मूले निकल कर आए हैं। एक फॉर्मूला आया है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम। तो भाई वेलोसिटी कुछ होने के लिए डिस्प्लेसमेंट बदलनी तो चाहिए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ तो रहनी चाहिए, बरोबर ना। और कितने तो भी टाइम में होगी, ठीक है। पिंटू भाऊ तुमच्या मुलाला आम्ही सर्वात पहिले सावंगी चौकात पाहिलं होतं इतक्या इतक्या वाजता, नंतर आम्ही त्याला समतानगरकडे जाताना पाहिलं इतक्या इतक्या वाजता। तो टाइम भी दो होते हैं, दो डिस्प्लेसमेंट से वजह से। और एक्सेलरेशन जो है उसमें भी यही आएगा, चेंज इन टाइम। और भाऊ आम्ही पहिले काहीतरी व्हेलॉसिटीने तुमच्या भाऊ आम्ही काहीतरी पहिले सुरूला कितीतरी व्हेलॉसिटीने हळूहळूच गाडी पळवत होतो तुमचा पोरगा, नंतर काय माहिती वेडा झाला, डायरेक्ट व्ही व्हेलॉसिटीने पळवू लागला। पहिले यू नी पळवत होता, नंतर व्ही नी पळवत होता। तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। हम इस पे न्यूमेरिकल्स आज नहीं कर रहे हैं, और जरूरत भी नहीं है करने की, 7 घंटे करे हैं पीछे अपन ने बहुत सारा। तो ये दो फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े बच्चों, ये दो फॉर्मूले, सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले बच्चों, जिसमें से एक फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ पे टाइम क्या है? टाइम कौन सा टाइम है? ये कौन सा वाला टाइम है? टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी। वेलोसिटी बदलने के लिए जितना टाइम लगा ये वो वाला टाइम है। यू से जाकर वी तक वेलोसिटी बदल गई, यू से वेलोसिटी बदल के वी बन गई, उसमें कितना टाइम लगा ये वो वाला टाइम है, ठीक है। अगर हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, जिसको मॉडिफाई करके टी को ऊपर हकल दो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस यू को इधर फेंक दो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन मालूम है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन मालूम है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। या तो हमें ऐसे है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टाइम्स टी प्लस यू, जो कि दिखने में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तर हमें लगेगी थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समझ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए हमको। ये इक्वेशन मैथमेटिक्स का इक्वेशन क्या दर्शाता है? ये इक्वेशन मैथमेटिक्स का इक्वेशन क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है y एक्सिस, और ये दर्शा रहा है x एक्सिस। ये दर्शा रहा है कि बच्चे ने, अंबानी के बच्चे ने जीवन की शुरुआत स्ट्रगल से चालू नहीं करी। अंबानी जूनियर, आप एमपीएस में पढ़ते हो देखो, और तुम सब बच्चे तुम भी ढंग के जगह पे पढ़ते हो, तो तुमने अपने पापा के जैसे जीवन की शुरुआत जीरो से नहीं करी, ग्राउंड अल्पनिस नहीं करी। तुम्हें एक स्टार्ट मिल गया था सी, तुमने अपनी जीवन की शुरुआत डायरेक्ट, यू वेर ऑल बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, दैट इज वाई यू सिट इन दिस क्लास टुडे, ठीक है। तो तुमने अपने जीवन की शुरुआत सी से करी, और हर बार, और ये तुम्हारा दायित्व है एक्चुअली, तुम निभाते हो नहीं निभाते हो, लेकिन ये मैथ्स का इक्वेशन जरूर निभाता है। हर बार तुम्हें अपनी जिंदगी में एम सुधार करना है। हर बार जब तुम एक्स एक्सिस में जीरो से बना के जाओ, तो तुम्हारी हाइट एम से बढ़ जानी चाहिए, तुम यहाँ तक पहुंच जानी चाहिए।
फिर एक्स एक्सिस में जब तुम 1 से 2 पर जाओ तो तुम्हारी हाइट यहाँ के लेवल के मुकाबले एम हाइट ऊपर उठ जानी चाहिए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? हर बार एम हाइट उठ जानी चाहिए, हर बार एम हाइट उठ जानी चाहिए। दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स अस। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसा ऐसा है। तो अगर v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू है, वाटू, वी ए टी यू, वाटू, तो v जो है वो y एक्सिस पे है फाइनल वेलोसिटी, u जो है, सॉरी सॉरी, टाइम जो है, टाइम x एक्सिस पे कौन है? x, तो x एक्सिस पे कौन है? टाइम। और गाड़ी जो है, गाड़ी समृद्धि महामार्ग पे एक गाड़ी जा रही थी, हमने जब उस गाड़ी को देखना शुरू किया, टाइम तब से शुरू होगा 0 से, लेकिन उस समय पे गाड़ी की ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। उस समय पे गाड़ी की वेलोसिटी u थी, और हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी a से बढ़ती जा रही थी। एक्सेलरेशन ए था ना, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हर एक सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी ए से बढ़ते जा रही थी, ए से इंक्रीज होती जा रही थी। एक सेकंड बीत जाता था, गाड़ी की वेलोसिटी ए से बढ़ जाती थी। एक सेकंड बीत जाता था, गाड़ी की वेलोसिटी ऐसे बढ़ती जा रही थी। ऐसे करते 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 वेलोसिटी बढ़ती ही चली जा रही थी। शेयर के भाव जैसे बढ़ते चले जाते, वैसे ही ग्राफ बढ़ते ही चले जा रहा था। स्कूल का कंप्लीशन ना करे, बोर्ड पर ध्यान दे, ठीक है, नींद में से भी उठे। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ है, ये बढ़ते ही चले जा रहा था। ये ग्राफ कब होता है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर ऐसा रहा तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। याद भी है? ऐसे बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन तो करे थे, तो याद आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा ग्राफ्स के बारे में सीखा था, समझा था, बहुत लिखा भी था नोट्स में, तो पढ़ना भी पड़ेगा। ये वाला ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ। सब बच्चे ध्यान देना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ। और अगर आप बच्चों की कैलकुलस की थोड़ी सी समझ अच्छी होगी, आपको पता होगा शायद कि वीडीटी करने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और वी बाई डी टी, सॉरी, डी बाई डी टी करने से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ये दोनों चीजें क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना, और इंटीग्रेशन मतलब करना क्या? एरिया अंडर ग्राफ निकालना। अभी जस्ट हमने कौन सा ग्राफ पढ़ा? अभी जस्ट हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। अभी जस्ट हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। और वो ग्राफ कैसा है? वो ग्राफ 0 से शुरू नहीं हो रहा है, वो ग्राफ ऑलरेडी कितने तो भी वेलोसिटी से शुरू हो रहा है। वो वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u है। और हमारा ग्राफ कितने टाइम तक चल रहा है? t टाइम तक चल रहा है। टी टाइम तक हमारी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन हर सेकंड में उतनी बढ़ रही थी। पहले 92 मीटर पर सेकंड थी, अब 93 मीटर पर सेकंड हुई, अब 94 मीटर पर सेकंड हुई, अब 95 मीटर पर सेकंड हुई। हर सेकंड में गाड़ी की रफ्तार बढ़ तो रही थी, लेकिन बढ़ाई भी जो हो रही थी उसमें वो उतनी उतनी ही हो रही थी। और अंतिम में हमारा ग्राफ यहाँ पे जाके यहाँ तक हमने देखा, फिर हमने नजरें नीचे कर ली, गाड़ी तो आगे चली गई। सडनली गाड़ी रुकती नहीं है फिजिक्स में कभी भी, अनलेस अनटिल उसका झटका धड़कन दिशी दीवार पे आके वो टकरा ना जाए, कोलाइड नहीं हो जाए किधर आके, धड़कन दिशी रुकती नहीं है नहीं तो गाड़ी। तो हमने देर देखना पोर्शन बंद कर दिया। बच्चों, हमें निकालना है कि गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक जब चल रही थी तो वो कितना डिस्टेंस चली, कितना डिस्प्लेसमेंट चली। इसके लिए बच्चों हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ता है। इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया आया ये हमें निकालना पड़ता है। बच्चों, हम क्या निकालने की सोच रहे हैं? कुछ देर पहले ही हमारे पास एक इक्वेशन आया है, वाटू, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। बच्चों, इस इक्वेशन के भैया ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आया? क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी v माइनस यू बाई टी। आवाज मत करना, बोर्ड पे ध्यान देना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने एक ग्राफ बनाया जो कि रिजेंबल करता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले ग्राफ को। और एक्चुअली जो ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। और उस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ से अब हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी कितना डिस्प्लेस हो गई, गाड़ी कितने दूर तक चली गई। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ता है, जहां पर जाके गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी भी हो चुकी है। हमको एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ता है। एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकाले? हमारे पास तो ये ग्राफ दिए वाला है। तो दिमाग में सोचा, अरे हाँ, इस ग्राफ को हम एक रेक्टेंगल के अंदर और एक ट्रायंगल के अंदर तोड़ सकते हैं। जिस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? u, और जिसकी लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की? t। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? ut। और इस ट्रायंगल की, ओए मौसी इधर ध्यान दो, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल का बेस कितना है? t, लेकिन हाइट कितनी, वो तो ढूंढनी पड़ेगी।
अब हर एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, हर एक सेकंड में हाइट कितने से बढ़ रही थी? ए से बढ़ रही थी, ए से बढ़ रही थी, ए से बढ़ रही थी। तो कितने टाइम तक हाइट बढ़ती रही? टी टाइम तक हाइट बढ़ती रही। अगर एक सेकंड में हाइट ए से बढ़ रही थी, 2 सेकंड में हाइट 2 ए से बढ़ी, 3 सेकंड में हाइट 3 ए से बढ़ी, टी सेकंड में हाइट टी ए से बढ़ेगी, यानी ए टी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी हाइट नीचे रेक्टेंगल की हाइट तो यू थी, लेकिन अब ए टी से हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रायंगल जो है बच्चों, हमारा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है ए टी और टी। ये पिंग बहुत घान है ना यार, इस तरह भसड़ भसड़ होते रहता है ये। और ये जो है भैया टी है रेक्टेंगल, और ये यू है, इन दोनों का एरिया प्लस करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया बच्चों? यू टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली एंड ओनली। बच्चों हमारे पास स्कूल का इक्वेशन नंबर 1 आ गया, बच्चों हमारे पास स्कूल का इक्वेशन नंबर 2 आ गया। भाषण समझ आ रहा है बच्चों तुमको? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ही मिला के, बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें मैं u को ऐसे लिख सकता हूँ ना, v माइनस ए टी। इक्वेशन नंबर 1 से ही सब्सटीट्यूशन करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमें मिलता है, इक्वेशन नंबर 2 था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन बच्चों मैंने u के जगह पे रख दिया, u के जगह पे v माइनस ए टी इंटू टी, ये वाला t, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t जो है ब्रैकेट के बाहर वाला t, वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, वो होगा वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों इसमें दो दो लाइक टर्म है, आप देख पा रहे होंगे, माइनस का 180 स्क्वायर और प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन कितना हुआ? माइनस हाफ। हाफ माइनस वन होगा माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमें और एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए। मान लो कि ये है इक्वेशन नंबर 3। भाई अब क्या करें हम, इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन निकालेंगे बेटा। ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे भैया? अरे भाई, जब हम बोल ही रहे हैं, अरे मेरे भाई जब हम बोल ही रहे हैं कि गाड़ी हम मानते कि जीरो से चालू नहीं हुई, ठीक है, अंबानी का बच्चे पे आरोप लगा है कि आपको समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तू टेंशन मत ले। वन तारा वो जंगल विंगल बनाते रहता है ना, उसको अंबानी को नहीं तो किसको ऊपर, वो पोर्शे गाड़ी वाला, पूना, पुणे वाला, ठीक है, जिसको 300 वर्ड का 3 पान का ऐसे लिखने को बोला था। याद है सबको? याद है क्या? जिनको याद नहीं, वो कौन सी भांग पी के जिन दुनिया में रहते क्या, है ना? एक दिन भगवान करे वो गाड़ी लेके इधर चाहे, जिनको पता नहीं उनको उड़ा दे, इंट्रोडक्शन देने को चाहे वो तुमको, जिनको पता है उनके साथ ऐसा ना हो। देखो, तो जब अब उस बच्चे को कोर्ट में पूछ के बोला गया कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, आप पढ़े लिखे परिवार से आते हो, एक आप बड़े वेल नोन फैमिली से आते हो, तो बच्चा, हाँ ये बात तो सही है जज साहब कि मैंने जीरो से शुरुआत नहीं की, मेरी जिंदगी में पहले से कुछ ये ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी थी। लेकिन जज साहब मैं क्या करूँ, मैं दारू पी के गाड़ी चला रहा था टी टाइम तक, मेरे पे कंट्रोल ही नहीं रहा, हर बार ए से वेलोसिटी बढ़ते 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 फाइनली जज साहब जब मैंने उस व्यक्ति को उड़ा दिया, जो कि बस 24 साल का यंग सीए था, जो एग्जाम क्लियर करा ही था 1 महीने पहले, तब मेरी वेलोसिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तब मेरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी हो चुकी थी। तो जज साहब बोले, अबे ये बात तो मेरे को पता है बे साले, लेकिन तू रिस्पॉन्सिबल इसलिए चलाया कर, अगली बार करेंगे क्या? बोला नहीं जज साहब सॉरी। जज साहब बोला ओके, 300 वर्ड का ऐसे लिख के लग जाओ, अगला केस, ठीक है। तो एरिया, अब ये ग्राफ हमारा कौन सा है? अरे यार क्या झाला इसको, हाँ, हमारा ग्राफ ये है ना। एक्चुअली इसमें भी हमारा ग्राफ क्या है, हमारा ग्राफ तो ये पिंक वाला है ना, इस पिंक वाले के नीचे वाला एरिया हमको निकालना है ना, नीचे वाला। क्या ये ट्रेपेजियम है बच्चों, जिसमें एक पैरेलल साइड यू है और दूसरी पैरेलल साइड वी है? बात समझ आ रही है क्या? और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल साइड्स कितना है? टी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यू प्लस वी इंटू टी। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। भाषण समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? अब बहुत सारे बच्चे बार 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 टी 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 सुन के, हर इक्वेशन में टी आ रहा है साला। फर्स्ट इक्वेशन में वी आया, ए आया, टी आया, यू आया, पण एस नहीं आया, पण टी आया। दूसरे इक्वेशन में एस आया, यू आया, ए आया, पण वी नहीं आया, पण टी आया। तीसरे इक्वेशन में एस आया, यू आया, वी आया, ए नहीं आया, पण टी आया। साला टी क्या हर बार घुस जाता किधर भी।
तो इस बार अपन ने सोचा टी का कांड कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन में से टी का कांड कर देंगे, तो टी जो इधर टी इधर बैठा है ना मस्त मौला, उसको अलग कर देंगे, टू को ऊपर फेंक देंगे, 2s अपॉन यू प्लस वी, ये टी की वैल्यू हो गई। और टी की ये जो वैल्यू, टी को जो हमने अकेला कर दिया, ठीक है, टी को हमने जो अकेला कर दिया, तो सर सगट अकेला करना चालू किया। एक्सेलरेशन था v माइनस यू बाई टी, हमने यहाँ पे जो टाइम था ना, टाइम, इसको उड़ा दिया, और टाइम की जगह पे हमने क्या लिख लिया, टाइम की वैल्यू एच है ना, हमने लिख लिया 2s अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू ए। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा क्या? पक्का? अब सबसे पहले तो देखो बच्चों क्या होगा, जो नीचे का नीचे रहता वो डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू होल अपॉन 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2s इधर ऊपर जा चुका है तब तक मल्टीप्लीकेशन में 2as। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गया बच्चों, वेरिएबल्स को सब्सटीट्यूट करके। तो ले देखिए हमारे पास में 5 इक्वेशन कौन से आ गए, v माइनस यू, नहीं नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, एस एस एस, और लास्ट में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला इक्वेशन तब यूज करें जब आपको डिस्प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है। ये वाला इक्वेशन तब यूज करें जब आपको फाइनल वेलोसिटी से लेना देना नहीं है, ना ही वो क्वेश्चन में दी है। ये वाला इक्वेशन तब यूज करें जब आपको इनिशियल वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये वाला इक्वेशन तब यूज करें जब आपको पता तो है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन आपको एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और ये वाला इक्वेशन तब यूज करें जब क्वेश्चन में टाइम का कोई जिक्र नहीं, टाइम वाइम पूछा भी नहीं है। और ये बहुत ही ज्यादा अत्यंत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाला विशेष, ये वाला एक इक्वेशन अत्यंत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें टाइम का लेना देना नहीं है। तो टाइम का लेना देना नहीं होने के कारण वर्क एंड एनर्जी जैसे चीजों में ये बहुत यूज होता है, ये इक्वेशन वर्क एंड एनर्जी जैसे चीजों में। आगे की बात है, हालांकि वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि किधर कैसे यूज होता है। फिलहाल के लिए मोशन के बारे में इतना समझ आ रहा है तुमको। नाउ मूविंग अहेड बच्चों, हमने न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मैं महीने में बहुत सारा लिया, शुभमत्ता को नींद भी आ रही तो ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए अपन न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस आज नहीं लेंगे। सो जाओ, सो जा बेटा, सो। सॉरी डिस्टर्ब कर। क्या हमने पेपर भी लिया था, पेपर का भला मोटा इतना डिस्कशन भी करा था, उसका बहुत फायदा हुआ था। नक्की अब हमको जल्द ही ग्रेविटेशन का सेकंड पेपर लेना है सिखा के, वैशिष्ट वाला तगड़ा वाला, याद रहेगा मोशन का पेपर हुआ था उन्होंने सबका, याद है ना? पेपर शीट थोड़ी तो पेपर था ना, चेक हुआ था वो, हुआ होगा, वर्कशीट थी क्या वो? फिर इस बार अपन पेपर लेंगे बेटा, एकदम ग्रेविटेशन किलर पेपर लेंगे अपन, वाट लगा लेंगे सबको। हाँ सर। हाँ तुम सर पिछले साल लिया तो चेक नहीं किया था? चेक किया था क्या तुमने? तुमने कर लिया था क्या आपस में? मैंने चेक किया तुम्हारा, चेक किसने किया था? वेरी गुड बेटा। वही तो मैं बोलूँ, मैं शॉक हो गया, मैंने कैसे चेक करा। देखो तो इमोशन हो गया अपना, अरे बहू ये एडमिट जा रखा। अब अपन बात करते हैं शॉर्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। फटाफट सब बच्चे ध्यान से देखना। बच्चों, एक बार की बात है, तुम पोपट पकड़ने गए अपने पिछले पिछले जन्म में। हाथ में रस्सी थी, रस्सी के बांधे वाला पत्थर था, और तुम अपना हाथ भिंगा भिंगा रोजेस भिंगा रहे थे, रस्सी गोल 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 भाग रही थी एकदम हाथ में, समझ गया ना? ठीक है, एक तो तुम पोपट पकड़ रहे थे, तुम डुकरा बिकरा मार रहे थे, बाहुबली नहीं डुकरा पकड़ने जाता, शिकार करने गए तुम डायरेक्ट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों जानने वाली बात ऐसी है कि तुम किसी को भी एक सेंटर पॉइंट से आर मीटर, आर यूनिट्स दूर हो, आर डिस्टेंस दूर हो, आर मीटर दूर हो, और वहां से तुम इस दिशा में जाने ही वाले थे, लेकिन तुमने हल्का सा डी थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया, बुंगाट तुम्हारी डायरेक्शन ही बदल गई। इधर डी थीटा तुम हिले, ध्यान रखना 10वीं के बच्चों, ये फोटो कभी भी ध्यान रखना। इधर तुम नीचे डी थीटा, 10th एसआरजी वालों को शायद शायद समझ आ जाए, इधर तुम डी थीटा हिले तो इधर डी थीटा हिल जाते हो। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसा एक थ्योरम है, ठीक है। फिर तुम इस दिशा में गुलाबी दिशा में जाने वाले थे, और तुम और डी थीटा छोटा सा एंगल के हिल गए, ठीक है। तुम इस दिशा से डी थीटा एंगल इस अंदर हो गए,
और ऐसा बेटा तुम्हारे साथ घोड़म घोड़ होते रहा दुनिया ने, तुम्हारे साथ घोड़म घोड़ निस्ता घुमाती रही तुमको दुनिया, डी थीटा एंगल से, और तुम घूम घूम के पूरा घूम गए 2 पाई एंगल, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन की इंट्रोडक्शन थी जो पहले कभी नहीं बताई थी, आज बताई। और आज बताते बताते एक बता दिया कि तुम जरा सा डी थीटा एंगल यहाँ से उठने ही वाले थे, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी ये वाली ब्लू लाइन टच क्यों नहीं हुई, क्योंकि तुम यहाँ से डी थीटा उठे और तुम्हें वहां से डी थीटा दूर कर दिया गया। दुखद कहानी तुम्हारी। अब तुम इस दिशा में जाने वाले थे, सोचा तो था, लेकिन तुम वापस से पिंक कलर का डी थीटा उठे, तो तुम वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाए, क्योंकि तुमको वहां से छोटा सा गोल्डन गोल्डन कलर का डी थीटा एंगल बेदखल कर दिया गया। फिर तुमने सोचा चलो गोल्डन वाले दिशा में जाएंगे, फिर तुम वापस से यहाँ से छोटा सा डी थीटा एंगल उठे, तुम गोल्डन तक पहुंचते पहुंचते रह गए, क्योंकि तुम्हें वापस से वहां से डी थीटा एंगल बेदखल कर दिया गया। समझ आ रहा है क्या? ऐसा चलते ही रहता है बबुआ। भैया क्या है फोटो बीटो, ये समझने में टाइम लगेगा, लेकिन फोटो लिखने में तो भारी लग रहा है। सच सच बोल, आज क्या बात कर रहे हैं भाई, कितना मेहनत से निकला। ठीक है, ध्यान रखियो थोड़ा। ठीक है, देखो भैया, तो अभी एक, अरे क्या कर रहे थे? भैया यूसीएन पढ़त में एलजीबीटी की थोड़ी पढ़ा रहे। मैथ्स का थ्योरम रहता गौरव, जैसे बिग पीटी रहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वैसे तो कल सुरा से सर को पूछ। ठीक है, कौन सा थ्योरम है सर ये? ट्यूशन में चल रहा था नोटबुक। वो युधिष्ठिर के काल से महाभारत काल से रीते वो पंचायत चलने की, कभी खत्म नहीं हो सकते। दो भाई लोग बातें करते रहे तो भाई अगर बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, भाई लोगों से मत नहीं पढ़े इसके। देखो इधर, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थ्योरी तुम्हें थोड़ी सी आनी चाहिए, कि भाई इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है? क्योंकि बेटा इसके नाम में यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर हुआ तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती नहीं है, वेलोसिटी नेवर कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं रहती है? क्योंकि वेलोसिटी दो तत्वों से बनती है, एक स्पीड से, मैग्नीट्यूड से, और एक डायरेक्शन से। और सर्कुलर मोशन में हमेशा तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है डी थीटा एंगल से, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तुम्हारी डायरेक्शन हर बार। ठीक है, अगर तुम बच्चों को पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कितनी है, क्या है ये एवरेज स्पीड, तो तुमने बता देना कितना घूम के आया, 2 पाई आर घूम के आया, कितने टाइम में घूम के आया, टी टाइम में घूम के आया, ये हो गया एवरेज स्पीड। लेकिन अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, तो बोलना कितना घूम के आया। हाँ, एवरेज वेलोसिटी सच्ची में रहता है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसी इनफाइनाइट वेलोसिटीज होगी vn अपॉन एन, जितनी वेलोसिटीज है। तो बच्चों अगर व्हाइट का, अब तुम देखना, ये एक मैंने सर्कल निकाला हुआ है, व्हाइट कलर की वेलोसिटी सीधा नीचे ऊपर थी, तो व्हाइट कलर की वेलोसिटी इधर सीधा नीचे वाली भी आएगी। पिंक कलर वाली वेलोसिटी उधर की दिशा में टेढ़ी थी, तो इधर भी एक पिंक कलर की इधर की दिशा में टेढ़ी रहेगी। निगेटिव वेक्टर्स 10वीं समझ पा रही है क्या? निगेटिव वेक्टर्स 10वीं सर जी। गोल्डन कलर की, हाँ गोल्डन कलर का वेलोसिटी उधर था, तो गोल्डन कलर का इधर होगा, ट्रांसपोज कर दो ना, उठा के रख दो एक दूसरे पिटम पार्ट रामायण के धनुष्यवान जैसे थड़ 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 थड़। ठीक है, एक ग्रीन कलर की वेलोसिटी अगर उधर थी, तो ग्रीन कलर की वेलोसिटी इधर भी है। बात समझ आ रही है तुमको? सारी ऊपर वाली वेलोसिटी सारी नीचे वाली वेलोसिटीज को कैंसिल कर देगी। तो एक्चुअली ये जो सम है, समेशन ऑफ ऑल वेलोसिटीज जो है, ठीक है, ऑल डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम 1 से लेके एन तक, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, ये समित जीरो हो जाता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। पर गाउटी भाषा में 9वीं को कुछ झापा नहीं होगा, इसलिए 9वीं के बच्चों को झापाने के लिए स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि भैया हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो घूम के ऑब्जेक्ट किधर आ गया, उधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई तुम्हारी, जीरो अपॉन टाइम, इसलिए जीरो। तो ये गाउटी का 9वीं, आणि ये रियल वाला जेडबल का फिजिक्स है। समझा क्या? इतनाच फर्क है, ये नीट का फिजिक्स रहता गाउट्या, आणि जे जेडबल फिजिक्स रहता ओरिजिनल फिजिक्स।
क्या सब बच्चों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्लियर हो गया? पक्का आगे चल सकते हैं ना अपन? यस। कितना टाइम देख रहे बेटा? तो अनुपमा गए, अब गई, अब क्या कर सकते? तुम्हारे जाने से थोड़ी लव कराएंगे, खुश रहेंगे। देखो टाइम मत देखो बेटा पीछे। चलो, ये हमारी बेसिक समरी हो गई ऑफ काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में एक विशेष 2-3 केस अगर हम ले, तो हमें लिखना है 1D मोशन। 1D मोशन में हमें हॉरिजॉन्टल मोशन के कुछ क्वेश्चन देखने के हैं, और बेटा हमें वर्टिकल देखना है फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी। उधर से प्रवेश करते करते हम ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल चैप्टर में प्रवेश कर ही लेंगे। और फिर हमें देखना है बेटा 2D मोशन, जो कि होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि इन दोनों मोशन में घुसने के पहले देर इज समथिंग विच इज कॉज ऑफ मोशन। मोशन हो किसके वजह से रहा है, वो उसको हमको समझना पड़ेगा। वो रहता है फोर्स। फोर्स कारक है, फोर्स करता है, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। बात समझ आनी चाहिए तुमको, ठीक है? फोर्स मोशन कॉज कराता है। फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लग जाए, उस ऑब्जेक्ट का शेप में भी चेंज और नॉट चेंज, डायरेक्शन में भी चेंज और नॉट चेंज, डिस्प्लेसमेंट में चेंज और नॉट चेंज, सब वैरायटी ऑफ चीजें हैं, ठीक है? लेकिन हमारे जब भी अगर इन केस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लग जाए, तो उस ऑब्जेक्ट में भैया हो जाता है मोशन कॉज हो जाता है, ठीक है? सॉरी 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 सॉरी, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग गया, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ही चेंज हो जाता है, ठीक है? फोर्स नहीं, सॉरी, फोर्स के पहले दो शब्द है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कैन कॉज चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहता है? अमाउंट ऑफ मोशन मास इनटू वेलोसिटी आना चाहिए। तो फोर्स क्या रहता है? रेट ऑफ म्हणजे अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है, यस, मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम बस उसको अभी तक इतना सिग्निफाई कर देंगे, dp/dt। फोर्स ये रहता है। अब थोड़े से जो 10वीं एसआरजी तक के बच्चे हैं, 9th एसआरजी के थोड़े डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ने वाले थोड़े से बच्चे हैं, एक स्टेप वो आगे समझ सकते हैं। हमें करना है dp/dt, हमें करना है dp/dt। और p क्या है भाई? मास इनटू वेलोसिटी है ना। मास तो स्केलर क्वांटिटी, तो ना ये डॉट प्रोडक्ट है ना ये वेक्टर प्रोडक्ट है, बस है। हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन करते समय दो फंक्शन आ जाए, तो अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स रह जाए, तो और अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, तो कैसे करते हैं? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉरी, इंटू दूसरा फंक्शन, फिर प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन, इतना रखते हैं ना सिर्फ, प्रोडक्ट रूल। तो वैसे ही बच्चों, सब बच्चे ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। एक्चुअल में सच्ची वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सबसे कम शब्दों में कहा जाए, तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। और अब हमारे पास में मोमेंटम क्या है? मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी है। तो एक बार मास को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को छोड़ दो, प्लस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, मास को छोड़ दो। अब वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए, वो तो एक्सेलरेशन होता है ना? और मास को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो वो कुछ नहीं होता है, वो बस होता है, कुछ तो होता है। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स का। लेकिन ये मतलब भैया ये डी डी क्या है, टी टी क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स का। बेटा डी मतलब चेंज, मतलब चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। लेकिन हमारे सिलेबस में एटलीस्ट इन 9th स्टैंडर्ड, एटलीस्ट टिल 9th 10th स्टैंडर्ड,
स्कूल लेवल करिकुलम में चेंज इन मास इज जीरो रहता है, मास बदलता नहीं है, क्योंकि चेंज इन मास इज जीरो रहता है। तो जीरो, ये पूरा जीरो हो जाता है, एक जीरो रहने की वजह से पूरी टर्म जीरो हो जाती है। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला 9th के सिलेबस में हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 9th 10th के सिलेबस में हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो बन जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं तो फोर्स का सबसे अच्छा शुद्ध गावरान फॉर्मूला था ये। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन मास अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। ये फोर्स का बेस्ट फॉर्मूला है, बेस्ट बोलने में भी अच्छा लगता है, सिमेट्रिकल लगता है एकदम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास अपॉन अपॉन टाइम आ गया ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। दिस इज द ओरिजिनल ओजी 3 स्टार फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, भाषण समझा क्या? लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि ये होता ही नहीं है कभी, इसलिए हमारे सिलेबस में फॉर्मूला इतना बचा। जब हमारे सिलेबस में इतना बचा तो इतना देखते हैं पहले शांति से। तो फोर्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऑफ कोर्स तुम बच्चों ने बचपन में पढ़े 2 टाइप के फोर्स। ये काइनेमेटिक्स से हम डायनामिक्स में आ गया, कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स सब बच्चों को पता है ना, कि जो फोर्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टच ही महसूस करा जा सकता है उसका प्रेजेंस। तो जैसे कि एक होता है मस्कुलर फोर्स, कितना भी हो सकता है, कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है उस बात का। दूसरा, मस्कुलर फोर्स के अलावा कोई बच्चा बता सकता है? टेंशन फोर्स, रस्सी के अंदर का टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, सब बच्चों ने ध्यान से सुनने का, सब बच्चों ने। ठीक है। हाँ चलो, टेंशन फोर्स एक और बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड। और बताओ। बायोंट फोर्स। और बताओ। चलो, नॉन कांटेक्ट में। हाँ जी। सबसे पहले तो सबने ही बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स। और कोई? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस में लगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल साउथ पोल में लगे तो मैग्नेटिक फोर्स। और जब नॉर्थ साउथ पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस एक साथ में आ जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस, ये तो राइमिंग वर्ड भी नहीं उस वर्ड के साथ। लॉरेंस अलग से। ये लॉरेंस कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, हमको ये सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ने का है। और कोई फोर्स तुम जानते हो? मन में से आवाज निकालो जल्दी। अगर ड्रैग फोर्स कोई बोल रहा है तो वो फ्रिक्शन में आ गया, विस्कस ड्रैग। मैकेनिकल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है। मैकेनिकल फोर्स वो मशीन्स के द्वारा ही लगाया जाता है। तो वो मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन, बायोटिन, सबका ही कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ही रहता है एक प्रकार का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो करंट इलेक्ट्रॉन्स को भगाता है अंदर के अंदर। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होता है। हाँ, वो नाम में बता दिया है। और कोई? चलो इतना है ना। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस। इलास्टिक, नहीं वो एनर्जी स्टोर होती है उसमें, नहीं फोर्स नहीं रहता है। इलास्टिक को स्ट्रेच करने में, इलास्टिक रबर बैंड को हाथ में स्ट्रेच करने में हमको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है। और मस्कुलर फोर्स को एक एक ये रहता है, स्ट्रिंग फोर्स। एडेसिव फोर्सेस, एडेसिव कोहेसिव, एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस। और नॉर्मल फोर्स। पढ़ेंगे हम। हाँ वो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। एक मिनट भैया, नॉर्मल फोर्स नहीं, नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे वेट हमारा।
अब जो सेंट्रीपिटल है ना, वो थोड़ा, वो अलग ही प्रकार के फोर्स है, वो अपन चर्चा नहीं करेंगे अभी फिलहाल। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वो अलग ही प्रकार के। हाँ, इतना। ओके। अभी देखो, काइनेमेटिक्स तक तो मैंने तुमको लिखने नहीं दिया, लेकिन तुम बच्चे यहाँ से छाप सको। ये छापना है किसी को? नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वालों, जिनको छापना है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज के नोट्स में, फॉर्मेलिटी नोट्स में लिख लो ना यार इतना। तुमने हेडिंग लगाई ना, ब्रीफ समरी ऑफ काइनेमेटिक्स? नहीं नहीं नहीं, पहले पास नहीं, इतना लिख लो। अरे एक एक पान का लिख लो भाई आज के लिए। ये 1 2 3 4 5 लिखो सब जो नहीं लिखने का है वो मैं मिटा डालता। नो रिकॉर्डिंग में है। अली बली, ओए अली बली। ये 1 2 3 4 5 लिख लो सब बच्चे। ब्रीफ समरी ऑफ काइनेमेटिक्स में ये लिख लो। दिस इज द समरी ऑफ काइनेमेटिक्स। भैया बोलो जी। स्टार्टिंग का सही क्वेश्चन गलत है। नहीं, स्टार्टिंग का है ना, आज तुम पहले मैं जितना लिखा रहा उतना लिख लो, फिर कल तुम रिकॉर्डिंग से स्कूल से आने के बाद करते बैठना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पक्का। ये हो गया। सब बच्चन पांच लिख लिए ना? आता शी को चालू हुआ है, रिफ्रेश मारना पड़ेगा 4 5 बार, कच 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 कच, फिर चालू हो। 2 4 लड़कियां सो गई होंगी बीच में। नहीं क्या? ऑनलाईन वाले सकाळी कॅमेरा बंद, आता रात्री कॅमेरा बंद, अरे किती झोपा घेते भैया. सकाळी झोपा वर्गामध्ये, संध्याकाळी झोपा वर्गामध्ये, लयच कठीण विचित्र प्राणी सगळे. उठा ना भैया. किती झोपा घेशाल. ये हो गया। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर अगर कोई बच्चा कुछ भी लिखना चाहता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सब कुछ है स्क्रीन पर। जो लिखने का तुमको लिखो। एक तो है स्पीड कांस्टेंट है, एक है वेलोसिटी नेवर कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड भले कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑलवेज चेंजिंग डी थीटा से, स्मॉल एंगल से। फिर एवरेज स्पीड जो है वो 2 पाई r/t है। और एवरेज वेलोसिटी जो है, क्योंकि सारी वेलोसिटी देखो, ये वाला एक्सप्लेनेशन का, हियर इज, हियर इज, ये जो फोटो निकाला गया है ना, ये इस चीज को समझाने के लिए निकाला गया है। ये रंगी बिरंगी जो एरो निकल रहे हैं ना, पांढरे, गुलाबी, गोल्डन, हिरवे, ये। और ये सर्कुलर मोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम बच्चों को सिखाई गई है, एलिमेंट एनालिसिस। छोटा डी थीटा अगर इधर बदलता है, बाहर डी थीटा बदलता है। बोर्ड पे भी जितना है ना, सबका सब जरूरी। ये 9th स्टैंडर्ड के लेवल का है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट घर से चालू करके घर पे चला जाता है घूम के, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है एक चक्कर बाद में, और एवरेज वेलोसिटी जीरो रहती है। 9th स्टैंडर्ड के लेवल का एक ही अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ अगर मेरे दिमाग से, क्योंकि वो बाद बाद में निकल गया, मैंने पेपर में नहीं डाला, 6 महीने डायरेक्ट बाबा में तुम्हारा कांड हो जाएगा ना इतना पढ़ा के भी। तो 9वीं 10वीं को एक ही क्वेश्चन कराता हूँ और देखता हूँ तुम बच्चे बता भी पाओगे क्या। अच्छा, ये मैं तो बता नहीं भूल गया तुमको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन हमेशा होता है। अब एक्सेलरेशन बदल रहा है कि नहीं वो मत डिस्कस करना, वो बहुत विचित्र चीज हो जाएगी, बहुत विचित्र। उसके लिए 11वीं का सर्कुलर मोशन चैप्टर है। 9वीं में अगर कोई बच्चा, मोशन चैप्टर खत्म होने के बाद अगर कोई बच्चा जिसको सब कुछ समझ आ रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब जिसको समझ आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलने की गति, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। तो ऐसी वेलोसिटी जिसका वैल्यू उतना ही है, लेकिन सिर्फ दिशा बदलने के कारण बोल दिया जा रहा है कि वेलोसिटी बदल रही है। ऐसे वेलोसिटी का बदलाव अगर स्टडी किया जाए, ऐसे वेलोसिटी का बदलाव का रेट अगर स्टडी किया जाए, एक्सेलरेशन अगर स्टडी किया जाए, तो एक्सेल वेलोसिटी बदल रही, दैट मीन्स एक्सेलरेशन तो है। लेकिन क्या एक्सेलरेशन भी बदल रहा है बदलती डायरेक्शन के साथ? जैसे ये क्वेश्चन कोई बच्चा पूछे, उस समय पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व कर दिया जाता है और नई चीज लाई जाती है, एंगुलर, एंगल लाया जाता है उस टाइम पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सब कुछ 11वीं का सिलेबस चालू हो जाता है एक क्वेश्चन से।
9वीं का मोशन चैप्टर खत्म होते ही अगर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी दिन अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आएगा आज से 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, यार ध्यान रखना हमेशा चीजें हार्ड लगती है। जैसे 10वीं में जाने के बाद पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ बहुत हार्ड लगते हैं, जीव घातक लगते हैं। और 3 साल बाद देखने के बाद लगता है कि गाय छापी, ये नहीं आ रहा मेरे को। 7वीं में जब रहते ऐसे 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 सीपीसीटी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है भैया, और फिर एकदम गाय छप लगती है चीजें सारी। तो ऐसे ही एक टाइम बाद जो आज तुम सुन रहे हो ये सारा जो स्क्रीन पे लिखा है, अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ लो तो योर बुद्धि कीप्स अपग्रेडिंग, इट ऑलवेज कीप्स अपग्रेडिंग। और फिर 5 साल बाद पीछे देखने के बाद ये गाय छाप लगता है। ठीक है, तो टेंशन नॉट। दो चीजें बहुत जरूरी पड़ी हमने, एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता वो नहीं मालूम, पर एक्सेलरेशन होता है इन यूसीएम, एक्सेलरेशन होता है। दूसरी बहुत जरूरी पड़ी कि इधर डी थीटा एंगल अगर सेंटर पे चेंज होता है, उधर डी थीटा एंगल से धक्का मार देते हैं उसको। वापस इधर डी थीटा एंगल उठता है तो उधर डी थीटा एंगल से धक्का मार देते हैं उसको। फोटो निकाल पाओगे अच्छे से वो वाला? जूम करूँ क्या उसको? ये लो भैया, अगर अंदर से डी थीटा एंगल उठा तो बाहर से डी थीटा के धक्के खाएगा। वापस अंदर डी थीटा उठा तो वापस अंदर डी थीटा के धक्के खाएगा। वापस बाहर अंदर डी थीटा उठा, वापस बाहर से डी थीटा के धक्के खाएगा। अतिशय जरूरी डायग्राम, अतिशय जरूरी। बहुत बार यूज होगा ये कंपोनेंट्स लेने में। जो बच्चा 11वीं के फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहता है, एक दो दो चैप्टर बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से जो बच्चा 11वीं फिजिक्स पढ़ना चाहता है उसको ये डायग्राम आना ही चाहिए। इट कांड हो जाता है डायरेक्ट। लिख लिया कि डायग्राम, इसको हल्के में मत लेना। और एकमात्र क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूरे 9वीं और पूरे 10वीं के बैच के लिए। 9:45 तक थी, 10 तक थी। 10 बोल देना अपने घर पे कल से, म्हणजे बोल के रखना घर वालों को कि 10 वाजता घ्यायला या, नाही तर आम्ही फोन केल्यावरच घ्यायला या, यूज नका म्हणा। ये लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट तो है इस रिकॉर्डिंग पे, आप जो बचा वो लिख लेना तुम। अन भैया ये फोर्स के बदल है, चलो वो कल लिखा के दूंगा मैं तुमको। अभी तुम एक ही बात सुन लो बस। एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागना चालू किया। उसने आधा सेमी सर्कल ट्रेवल कर लिया। उस बच्चे ने आधा सेमी सर्कल ट्रेवल कर लिया। तुमको बताने का है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सिर्फ जान दो, ये कल अच्छे से करूंगा। ये मेरे को बस ये फोटो ध्यान दिला को, आधा सेमी सर्कल नहीं सेमी सर्कल। मुझे बस इतना फोटो याद दिला दोगे कि भाई आपने ऊपर नीचे निकाला था, ऊपर नीचे ऐसा ऐसा याद दिला देना सर्कल। ठीक है, नहीं करेंगे अपन कल कल करेंगे भाई, कल करेंगे, अरे कल करेंगे भाई। नहीं ना भाई, चलो बाय बाय, गुड नाइट।